जय हिंद फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में, जहाँ पे हमने ये पढ़ लिया था कि कार्बन और उसके यौगिकों में सहसंयोजी अबंध उपस्थित होता है। अब सहसंयोजी अबंध क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन पिछले क्लास में कर चुके हैं कि परमाणुओं के मध्य साझेदारी से जो अबंध बनते हैं उसे सहसंयोजी अबंध कहते हैं। अब सहसंयोजी अबंध जिन यौगिकों में उपस्थित होता है उन यौगिकों को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ सहसंयोजी यौगिक की प्रॉपर्टी। जैसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें प्रॉपर्टी है कि जो हमारे सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। जबकि आपने पढ़ा था कि जो हमारे वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो हमारे वैद्युत संयोजी यौगिक जैसे NaCl हुआ, तो NaCl में क्या होता है, जब ये ब्रेक होता है तो इनमें प्लस और माइनस यानी इसके जो विपरीत आवेश हैं इनमें क्या होता है, प्रबल आकर्षण होता है और ये प्रबल बल का काम करता है, जिसकी वजह से इनको ब्रेक करने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। इसकी वजह से उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। जबकि सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य अंतराणु बल बहुत ही दुर्बल होता है। सहसंयोजी यौगिक जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ये विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में आयनित नहीं होते। यहाँ पे लिखा हुआ जल में अघुलनशील हैं। जबकि कार्बनिक विलायक का मतलब क्या होता है, कार्बनिक विलायक का मतलब जैसे आपका यहाँ पे बेंजीन हो सकता है, बेंजीन हो जाए यानी एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल हो जाए, ठीक है, ईथर हो जाए ना, ईथर हो जाए, तो इन सब में क्या होते हैं, ये अघुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें कार्बन के अपर रूप, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन के अपर रूप का मतलब क्या होता है, किसी भी तत्व का एक से अधिक रूपों में उपस्थित होना या विद्यमान होना क्या कहलाता है, अपर रूपता कहलाता है। और जो उसके जिनमें अपर रूपता पाई जाती है उन्हें अपर रूप कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप के बारे में। कार्बन के भी अपर रूप होते हैं, सल्फर के होते हैं, फास्फोरस के भी अपर रूप होते हैं। तो कार्बन के अपर रूप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कार्बन के मुख्यतः 3 अपर रूप होते हैं। एक आपका ग्रेफाइट है, दूसरा डायमंड है, तीसरा है बकमिनिस्टर फुलरीन। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट बहुत ही चिकना, फिसलनशील यानी स्लिपरी नेचर का होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हमारी जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो लीड होती है उसमें अब ग्रेफाइट का ही यूज होता है। और इसका प्रयोग हम लोग स्नेहक यानी स्नेहक की बात करें तो स्नेहक क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है ना, यानी जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यानी घर्षण को कम करने के लिए, यानी इसे हम लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें डायमंड, कार्बन का एक अन्य रूप है जो सर्वाधिक प्राकृतिक कठोर पदार्थ है। यह विद्युत का कुचालक होता है और इसका उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है। तीसरा अपर रूप की बात करें तो बकमिनिस्टर फुलरीन है। इसे कार्बन 60 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कार्बन के परमाणु एक फुटबॉल की संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अगर हम इसकी खोज और संरचना की बात करें तो इसकी खोज तथा संरचना यानी इसकी डिजाइन किसने किया था, बकमिनिस्टर फुलर ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम बकमिनिस्टर फुलरीन रख दिया गया। अगर हम कृत्रिम यानी संश्लेषित हीरे की बात करें तो शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च ताप एवं दाब पर उपचारित करके बनाया जाता है हीरा, जो नेचुरल डायमंड यानी नेचुरल प्राकृतिक हीरे से ज़्यादा कठोर यानी अभेदनीय एवं आकार में क्या होता है, छोटा होता है। क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिया है कि CO2 और S8 की संरचना बनाइए। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और S8 क्या है, सल्फर का ये अणु है। कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसके बायोकोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, बायोकोष में 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो यह ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इन परमाणुओं के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा, साझेदारी करेगा। ये बगल वाले ऑक्सीजन के साथ भी 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो कार्बन के कुल कितने पूरे हो गए, 4 खुद के थे, 2 इस ऑक्सीजन से, 2 इस ऑक्सीजन से।
तो कार्बन का अष्टक पूरा हो गया, यानी कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस ऑक्सीजन को अगर हम चेक करें तो 6 खुद के थे 2 कार्बन के साथ, तो ये इसका भी अष्टक पूरा हो गया और सेम ले ली इस ऑक्सीजन का भी। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके साझेदारी कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ये सेम चीज़ यहाँ पे भी कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाएगा बगल वाला ऑक्सीजन। ये हो गया CO2 का स्ट्रक्चर। S8 की संरचना की अगर हम बात करें तो S8 यानी सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, बायोकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो ये सल्फर के 8 परमाणु कुछ इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। इधर ये साझेदारी करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसका 6 एक साथ हो जाएगा। इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लेगा यहाँ बगल वाले के पास, तो इसके पास भी 8, यानी 6 खुद के थे, इधर से 7 और ये 8। सिमिलरली हर सल्फर इसी तरह से व्यवस्थित है और ये स्ट्रक्चर किसका है, S8 का। अब डियर स्टूडेंट, आपके लिए होमवर्क है कि आप स्ट्रक्चर किसका बनाएंगे, P4 का। P4 का स्ट्रक्चर आप बना करके कमेंट करें, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।